आज हम बहुत गहरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न ये है, क्या मृत्यु के बाद भी चेतना किसी रूप में बनी रह सकती है? इसकी शुरुआत होती है ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स के बीच पड़े एक मरीज से। वो 3 मिनट जब डॉक्टरों ने उसे मृत मान लिया, फिर सब कुछ शांत हो गया। ऑपरेशन थिएटर में मशीन की एक लंबी आवाज गूंजी, बीप। एक डॉक्टर ने घड़ी देखी, दूसरे ने मरीज की आंखों पर टॉर्च डाली, तीसरे ने धीरे से कहा, टाइम ऑफ डेथ। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि कुछ मिनट बाद जब उस व्यक्ति की सांसें वापस लौटी तो उसने ऐसी बातें बताई जो उसके अनुसार उसने उसी ऑपरेशन थिएटर में देखी। क्या यह केवल दिमाग की अंतिम गतिविधि थी, या चेतना का कोई ऐसा अनुभव जिसे विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया? आज की कहानी इसी सवाल की है। हर कहानी एक सवाल से शुरू होती है और हर सवाल हमें अपने ही भीतर ले जाता है। वियना, सन 1987, दिसंबर की एक ठंडी रात। बाहर हल्की बर्फ गिर रही थी। शहर के सबसे बड़े अस्पताल की 5वीं मंजिल पर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा था। उसका नाम था लूकस। उम्र 40 वर्ष। पेशा आर्किटेक्ट। वह धर्म में विशेष आस्था नहीं रखता था। उसे चमत्कारों पर भी विश्वास नहीं था। उसका विश्वास था, जो दिखाई दे वही सच है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट उसकी पूरी दुनिया बदल देंगे। ऑपरेशन शुरू हुआ। डॉक्टरों की टीम पूरी तैयारी में थी। मशीनें सामान्य संकेत दे रही थी। फिर अचानक दिल की धड़कन तेजी से गिरने लगी। एक डॉक्टर चिल्लाया, प्रेशर फॉलिंग। दूसरा बोला, प्रिपेयर डिफिब्रिलेटर। कमरे में अचानक भाग दौड़ शुरू हो गई। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मॉनिटर पर एक सीधी रेखा दिखाई दी। धड़कन रुक चुकी थी। कमरे में एक पल के लिए सब कुछ थम गया। अगर यही कहानी खत्म हो जाती तो शायद यह सिर्फ एक मेडिकल केस होती। लेकिन कहानी यहीं से रहस्य बनती है। लूकस के अनुसार उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का भार अचानक गायब हो गया हो। कोई दर्द नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक गहरी शांति। और फिर उसे लगा कि वह ऊपर उठ रहा है, धीरे, बहुत धीरे, जैसे हवा में तैर रहा हो। उसने नीचे देखा। ऑपरेशन टेबल, डॉक्टर, मशीनें, सब दिखाई दे रहे थे। उसे लगा वह सब कुछ देख रहा है, लेकिन कोई उसे नहीं देख पा रहा। अगर आप यह सुन रहे हैं तो शायद आपके मन में भी एक सवाल उठा होगा, क्या यह सिर्फ कल्पना थी? क्या मरते हुए दिमाग ऐसे दृश्य बना सकता है, या यह किसी और अनुभव की शुरुआत थी? कुछ मिनट बाद डॉक्टरों ने एक आखिरी कोशिश की। डिफिब्रिलेटर एक बार फिर चलाया गया। लूकस का शरीर हल्का सा उछला और अचानक मॉनिटर पर एक छोटी सी लहर दिखाई दी। फिर एक और, फिर दिल धड़कने लगा। कमरे में राहत की सांस ली गई। डॉक्टरों ने उसे मौत के मुंह से वापस ने ला दिया था। लेकिन असल रहस्य अभी शुरू होना था। 2 दिन बाद लूकस को होश आया। डॉक्टर उससे सामान्य सवाल पूछ रहे थे। नाम क्या है, उम्र, तारीख, सब सही था। फिर लूकस धीरे से बोला, जब आप लोग मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब एक नर्स के हाथ से धातु का एक छोटा उपकरण जमीन पर गिरा था। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वह बात वास्तव में हुई थी। लेकिन उस समय लूकस बेहोश था। फिर उसे कैसे पता चला? यहीं से दुनिया भर में ऐसे अनुभवों पर गंभीर शोध शुरू हुए। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, यह ऑक्सीजन की कमी से दिमाग का भ्रम हो सकता है।
कुछ ने कहा यह मस्तिष्क की अंतिम विद्युत गतिविधि का परिणाम हो सकता है, और कुछ शोधकर्ताओं ने माना कि हमारे पास अभी पर्याप्त उत्तर नहीं है। यही कारण है कि आज भी यह प्रश्न विज्ञान की सबसे कठिन पहेलियों में से एक है। क्या मृत्यु वास्तव में अंतिम सीमा है, या हम अभी चेतना के बारे में बहुत कम जानते हैं? लूकस अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल बार बार लौट रहा था। मैंने जो देखा वह था क्या? डॉक्टर ने उसे समझाया, ऑपरेशन लंबा था, शरीर पर बहुत तनाव था, ऐसे अनुभव कभी कभी हो जाते हैं। लूकस ने धीरे से पूछा, लेकिन जो बातें मैंने देखी वे सही कैसे निकली? कमरे में कुछ पल खामोशी रही, क्योंकि उस सवाल का किसी के पास सीधा उत्तर नहीं था। लूकस घर लौट आया, लेकिन उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। जिस इंसान को सिर्फ वही सच लगता था जो आंखों से दिखाई दे, वह अब उन चीजों के बारे में सोचने लगा था जिन्हें ना तो छुआ जा सकता था और ना ही आसानी से समझा जा सकता था। उसने पुस्तकालयों में घंटों बिताने शुरू किए। पुरानी मेडिकल जर्नल्स, वैज्ञानिक लेख और उन लोगों की कहानियां जो मृत्यु के बिल्कुल करीब जाकर वापस लौटे थे। तभी उसे एक शब्द मिला, नियर डेथ एक्सपीरियंस, या संक्षेप में NDE। नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी ऐसा अनुभव जिसे कुछ लोग मृत्यु के बहुत करीब पहुंचने के बाद वापस आने पर याद करते हैं। लेकिन यही एक गलतफहमी से बचना जरूरी है। हर वह व्यक्ति जिसकी धड़कन कुछ समय के लिए रुक गई, उसे ऐसा अनुभव नहीं होता, और हर अनुभव एक जैसा भी नहीं होता। लेकिन दुनिया भर में दर्ज किए गए हजारों अनुभवों में कुछ समानताएं बार बार सामने आती हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्हें लगा कि वे अपने शरीर के ऊपर तैर रहे थे। कुछ कहते हैं उन्होंने डॉक्टरों को अपने शरीर पर काम करते देखा। कुछ लोगों ने एक गहरे, शांत और उज्जवल प्रकाश का वर्णन किया। कुछ ने ऐसा महसूस किया मानो जीवन का हर महत्वपूर्ण क्षण एक साथ उनके सामने गुजर रहा हो। और कुछ लोगों ने सिर्फ एक बात कही, मैंने ऐसी शांति पहले कभी महसूस नहीं की थी। क्या इन सब का मतलब यह है कि मृत्यु के बाद चेतना शरीर से अलग अस्तित्व में रहती है? विज्ञान इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, और यही विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वह जल्दबाजी में उत्तर नहीं देता। लूकस अब एक न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर इमिलिया हार्ट के मिलने के लिए पहुंचा। उनके कमरे की दीवार पर एक चित्र बना था, मानव मस्तिष्क का। डॉक्टर इमिलिया ने मुस्कुराकर कहा, लूकस, तुम्हारा अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले हमें दिमाग को समझना होगा। उन्होंने मेज पर रखी एक मोमबत्ती जलाई, फिर पूछा, अगर इस कमरे की बिजली चली जाए तो क्या यह मोमबत्ती रोशनी देती रहेगी? लूकस बोला, हाँ। डॉक्टर ने धीरे से कहा, दिमाग भी ऐसा ही कुछ कर सकता है। उन्होंने समझाया, जब शरीर अत्यधिक संकट में होता है तो दिमाग असाधारण मात्रा में रासायनिक परिवर्तन झेलता है। ऑक्सीजन कम हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ सकती है, तनाव वाले हार्मोन्स तेजी से निकल सकते हैं, और इन परिस्थितियों में कुछ लोगों को असाधारण अनुभव हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यही नियर डेथ एक्सपीरियंस की एक संभावित व्याख्या हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ सवाल अब भी बचे हुए हैं। अगर यह सिर्फ दिमाग की रासायनिक प्रक्रिया है, तो दुनिया के अलग अलग देशों, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग संस्कृतियों के इतने लोग कुछ समान अनुभव क्यों बताते हैं? यह प्रश्न
आज भी शोध का विषय है। डॉक्टर इमिलिया कुर्सी से उठी। उन्होंने एक शीशा ल्यूकस के सामने रखा और पूछा, तुम इसमें क्या देख रहे हो? ल्यूकस बोला, खुद को। डॉक्टर मुस्कुराई, नहीं, तुम अपने मस्तिष्क द्वारा बनाई गई एक छवि देख रहे हो। फिर उन्होंने कहा, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, वह सीधे दुनिया नहीं होती। वह दुनिया की एक व्याख्या होती है जिसे हमारा मस्तिष्क लगातार बना रहा होता है। यही कारण है कि चेतना विज्ञान की सबसे कठिन पहेलियों में से एक है। उस रात लूकस घर की बालकनी में अकेला बैठा था। आसमान तारों से भरा था। उसने अपने हाथों को देखा, धीरे से अपनी धड़कन महसूस की और सोचने लगा, अगर मेरे अनुभव की एक वैज्ञानिक व्याख्या है तो मुझे उसे सुनना चाहिए। लेकिन अगर कुछ सवाल अब भी अनुत्तरित हैं तो मुझे उन्हें भी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। उसी क्षण उसे एहसास हुआ, शायद सच्ची खोज उत्तर ढूंढने से नहीं बल्कि सही प्रश्न पूछने से शुरू होती है। आज दुनिया भर की कई प्रयोगशालाएं और अस्पताल नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पर शोध कर रहे हैं। कुछ निष्कर्ष मिले हैं, लेकिन बहुत से प्रश्न अब भी खुले हुए हैं और शायद यही इस रहस्य की सबसे दिलचस्प बात है। अगर दिमाग इतना अद्भुत है कि वह मृत्यु की सीमा पर ऐसे अनुभव रच सकता है, तो एक और भी गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या चेतना सिर्फ दिमाग की उत्पत्ति है या दिमाग सिर्फ उसका एक माध्यम है? इसी प्रश्न पर सदियों से वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराएं एक दूसरे से संवाद करती रही हैं और यही हमारी कहानी का सबसे गहरा अध्याय होगा। विज्ञान का काम हर रहस्य को तुरंत खत्म करना नहीं, बल्कि हर उत्तर के बाद एक और बेहतर प्रश्न खड़ा करना है। कुछ प्रश्न इतने पुराने होते हैं कि संभावनाएं बदल जाती हैं, लेकिन वे प्रश्न जिंदा रहते हैं। मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूं या कुछ और भी जो शरीर से आगे है? ल्यूकस अब मौत से डरता नहीं था, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रश्न अब भी जिंदा था। अगर मैंने वह सब सच में अनुभव किया तो वह क्या था? क्या उसने अपनी खोज जारी रखी? इस बार किताबों में नहीं, बल्कि लोगों में। वह वैज्ञानिकों से मिला, डॉक्टरों से मिला, दार्शनिकों से मिला, ध्यान करने वालों से मिला और उसे एक बात बार बार सुनाई दी, हम अभी चेतना को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। विज्ञान आज दिल बदल सकता है, कृत्रिम हाथ बना सकता है, मंगल ग्रह तक यंत्र भेज सकता है, लेकिन एक प्रश्न अब भी अनुत्तरित है, आखिर अनुभव होता कैसे है? जब आप लाल रंग देखते हैं तो दिमाग में विद्युत संकेत चलते हैं, लेकिन लाल महसूस कौन करता है? जब संगीत सुनते हैं तो ध्वनि तरंगे कानों तक पहुंचती हैं, लेकिन उस संगीत से भावुक कौन होता है? जब आप किसी अपने को गले लगाते हैं तो रसायन निकलते हैं, लेकिन प्रेम महसूस कौन करता है? इसी पहेली को कुछ वैज्ञानिक हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी दिमाग कैसे व्यक्तिगत अनुभव यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस बनाता है। आज भी इसका सर्वमान्य उत्तर नहीं है। ल्यूकस एक दिन समुद्र किनारे बैठा था। लहरें बार बार किनारे से टकरा रही थी। तभी उसके पास एक वृद्ध व्यक्ति आकर बैठे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस समुद्र को देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, तुम समुद्र देख रहे हो? लूकस ने सिर हिलाया। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, तुम लहरें देख रहे हो। लूकस हैरान हुआ। वृद्ध बोले,
लहर समुद्र से अलग दिखती है, लेकिन वह समुद्र से अलग होती नहीं। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर वृद्ध ने धीरे से पूछा, क्या यह संभव है कि हमारा शरीर लहर हो और चेतना समुद्र? लूकस कोई उत्तर नहीं दे पाया, और शायद वृद्ध उत्तर चाहते भी नहीं थे, क्योंकि कुछ प्रश्न उत्तर देने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। भारतीय उपनिषद एक बात कहते हैं, जो बदलता है वह तुम नहीं हो। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, यादें बदलती हैं, लेकिन क्या इन सब परिवर्तनों का साक्षी भी बदलता है? यह एक दार्शनिक प्रश्न है। इसका वैज्ञानिक उत्तर अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हजारों वर्षों से मनुष्य इसी प्रश्न पर विचार करता आया है। कुछ महीनों बाद लूकस फिर उसी अस्पताल गया, उसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा रहा। वह दरवाजे को देखता रहा। उसे वह दिन याद आ गया जब उसने सोचा था सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज उसे एक नई बात समझ आई। शायद उस दिन उसे मृत्यु का उत्तर नहीं मिला था, उसे जीवन का एक नया प्रश्न मिला था। उसने जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। पहले पन्ने पर उसने लिखा, अगर मुझे यह नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होगा, तो कम से कम मैं यह तय कर सकता हूं कि मृत्यु से पहले कैसे जीना है। उसने डायरी बंद की, आसमान की ओर देखा और पहली बार मुस्कुराया। तो क्या मृत्यु के बाद चेतना किसी रूप में बनी रहती है? ईमानदार उत्तर है, हम अभी निश्चित रूप से नहीं जानते। कुछ लोग गहरे अनुभव बताते हैं, कुछ वैज्ञानिक उनकी जैविक व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं, कुछ दार्शनिक चेतना को मूल तत्व मानते हैं, और कुछ कहते हैं कि यह सब दिमाग की जटिल गतिविधियों का परिणाम है। सच्चाई यह है कि यह प्रश्न अब भी खुला हुआ है, और शायद विज्ञान की सबसे सुंदर बात यही है, वह जहां उत्तर नहीं होते वहां हम नहीं जानते कहने का साहस रखता है। शायद मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि उसके बाद क्या होता है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उसके पहले हम कैसे जीते हैं। क्योंकि अगर मृत्यु अनिवार्य है तो जीवन अनमोल है, और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा उत्तर है। आज हमने एक ऐसे प्रश्न की यात्रा की जिसका अंतिम उत्तर शायद अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन चेतना की खोज यहीं समाप्त नहीं होती। क्योंकि अगर चेतना इतनी रहस्यमय है, तो क्या हमारे सपने सिर्फ दिमाग की कहानी है, या वे हमारे अवचेतन की एक छिपी हुई भाषा है? यही खोजेंगे अगले एपिसोड में। कुछ रहस्य इसलिए सुंदर होते हैं क्योंकि वे हमें उत्तर नहीं बल्कि बेहतर प्रश्न देकर जाते हैं। जवाब शायद अभी पूरा नहीं मिला, लेकिन अगला सवाल हमारी अगली यात्रा की शुरुआत है।